दोस्तों नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित आज हमारा टॉपिक है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो इससे संबंधित सभी क्वेश्चनों को हम एनालिसिस करेंगे। उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेज शासन का एक परिणाम था। तो अंग्रेज शासन का कौन सा परिणाम था? भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, या फिर भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, और अंतिम है आपका नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण के द्वारा 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेज शासन का एक परिणाम माना जा सकता है। यानी आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ था। यद्यपि कृषि वस्तुओं में बाजार और व्यापार काफी संगठित था और पूर्व ब्रिटिश काल में ये बड़े पैमाने पर था, लेकिन ब्रिटिश काल में बाजार वृद्धि के गुणात्मक एवं मात्रात्मक अंतर को चिन्हित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख जो पण्य पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज क्या थे? तो क्या थे वो थे आपके चीनी हो गया, नमक हो गया, जस्ता हो गया और सीसा हो गया। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। 1750 के दशक में भारत से यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फाइन कॉटन तथा रेशम का निर्यात किया जाता था। 1780 से 1860 की अवधि के दौरान भारत प्रसंस्कृत वस्तुओं के निर्यातक से परिवर्तित होकर कच्चे माल का निर्यातक हो गया। यह निर्मित वस्तुओं का एक खरीदार बन गया। और 18वीं शताब्दी के मध्य कपास हो गया, रेशम हो गया, सोरा और अफीम जो है कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पेय पदार्थ जो है माने गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था? तो इसका मुख्य जो कारण था वो था उद्योगों का अभाव। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण भारत में भारी उद्योगों का अभाव था। भारत की लूट के जरिए जहां ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक पूंजी का संचय हुआ, वहीं भारतीय कुटीर उद्योग को हतोत्साहित किया गया और अंग्रेजी शासन के चलते देसी रजवाड़े समाप्त हो गए, जो इस उद्योग के सबसे बड़े खरीदार एवं संरक्षक थे। अपने उद्योगों हेतु कच्चे माल की आवश्यकताओं के कारण ब्रिटेन की जो आर्थिक नीति भारत को कृषि प्रधान बनाए रखने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, चिर स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टे जारी नहीं किए, इसका कारण था? तो इसका कारण क्या था? वो था आपका जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं जॉन सोर ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की योजना बनाई, जिसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया था। इसमें जमींदार जमीन के मालिक होते थे जो लगान का एक निश्चित भाग 10/11 ब्रिटिश कोष में जमा करते थे। अगला है, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। तो ब्रिटिश कौन सी पर्वतीय जनजाति थी जिससे संपर्क में आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, वो थी खासी जनजाति। यानी आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। दीवानी प्राप्त करने के बाद ब्रिटिश सर्वप्रथम जो है खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था? तो वह कौन सा किला था जिसका निर्माण ब्रिटिशों ने सबसे पहले किया था? वो था आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं फोर्ट विलियम कलकत्ता 1781 में, फोर्ट सेंट जॉर्ज चेन्नई में 1644 में, फोर्ट सेंट डेविड मद्रास में 1670 में, और फोर्ट सेंट एंग्लो केरला में 1505 में पुर्तगालियों के द्वारा।
तो आप ये सभी को नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 1793 1793 में एक विनिमय द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियमन का कारण क्या था? तो इसका मुख्य जो कारण था वो था आपका सी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति के स्तर से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की न्यायिक सुधार ब्रिटिश भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की मजबूत आधारशिला बनी थी। कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधार कॉर्नवालिस संहिता के नाम से संकलित हुए और कॉर्नवालिस के नए सुधार शक्ति के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित थे और कलेक्टर ही राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। अगला है हमारा, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या फिर निधियां होम चार्जेज की संगठक थी? तो भाई कौन कौन सी थी? तो उसमें पहली, दूसरी, तीसरी यानी तीनों यहाँ पे होम चार्जेज की संगठक मानी जाती हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि हो गया। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि हो गई। और भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, यानी तीनों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आर.सी. दत्त की पुस्तक, ठीक है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक, बहुत बार पूछी गई है। किसकी है? आर.सी. दत्त की। से पता चलता है कि होम चार्जेज इंडिया स्टॉक पर लाभांश है, घरेलू ऋण पर ब्याज है और अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन और पेंशन तथा ब्रिटिश सैनिकों को द्वारा भारत एवं बाहर लड़े गए युद्धों के खर्च इसके प्रमुख संगठक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रैयतवाड़ी के बारे में बात करनी है आपको, ठीक है। इससे पहले हम स्थायी बंदोबस्त को कंप्लीट कर चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त था उससे संबंधित यहाँ पे हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी तीनों यहाँ पे राइट हैं। किसानों द्वारा लगान जो है सीधे सरकार को दिया जाता था, ठीक है। किसान क्या करते थे? लगान सीधे सरकार को देते थे, बीच में कोई दलाल नहीं थे। सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी और कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी तथा किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था और कर लगाने से पूर्व भूमि सर्वेक्षण और कर निर्धारण किया जाता था। अगला है हमारा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग और तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो उपयुक्त में से कौन से अंग्रेजों की भारत की देन है? तो अंग्रेजों के द्वारा भारत की देन जो है अंग्रेजों के द्वारा, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तंबाकू आपको पता है पुर्तगीज लेके आए थे, ना कि अंग्रेज, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे तीनों में से एक भी राइट नहीं है। अगला हमारा, निम्न में किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? तो वो क्या था? सिपाहियों का विद्रोह के द्वारा, ठीक है। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के पश्चात 1858 के चार्टर द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से निकलकर इंग्लैंड के सम्राट के अधीन हो गया और बक्सर का युद्ध 1757 ईस्वी में तथा प्लासी का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। और बक्सर और प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी का शासन भारत में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। तो वो कारण था जमींदारों के लिए जमीन पर जो वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्थायी बंदोबस्त या फिर इस्तमरारी बंदोबस्त या फिर परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था 22 मार्च 1793 ईस्वी को लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई थी। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार,
उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में लागू की गई थी। और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण जो है जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार देना था। अगला है सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध थे। सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध थे। भाई कौन से थे? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है सर थॉमस जो मुनरो थे वो थे आपके रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। ठीक है, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसको माना जाता है? थॉमस मुनरो को और कैप्टन रेड को। और यह व्यवस्था पहली बार 1792 ईस्वी में मद्रास के बारामहल जिले में लागू की गई थी। बाद में यह व्यवस्था मद्रास, बंबई के कुछ क्षेत्र, पूर्वी बंगाल, असम के अधिकांश भाग या फिर कुर्ग, आधुनिक कर्नाटक में लागू की गई थी। अब क्वेश्चन घुमा के पूछा जा रहा है तो कौन कौन से भाग में लागू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके जन्मदाता तो पूछा जाता है, डेट भी पूछी जाती है। अगला है अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी तो सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मद्रास प्रांत का गवर्नर थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम संपूर्ण मद्रास में 1820 में लागू की। इस व्यवस्था में राजस्व निर्धारण तथा लगान वसूली में किसी जमींदार या फिर बिचौलिए की भूमिका नहीं होती थी। अगला है ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था तो दक्षिणी भारत में। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह दक्षिणी भारत में, यहाँ भारत लिखा है, दक्षिणी भारत में प्रचलित था और यहाँ के मद्रास प्रांत में यह व्यवस्था 30 वर्षों तक प्रचलित रही। अगला है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है तो ये लिखी थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। भारत के विरुद्ध पुरुष, यहाँ पे डी हो जाएगा। भारतीय राजनीति के पितामह के नाम से विख्यात दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इसमें इन्होंने भारतीयों का राजनीतिक दास्ता और दयनीय स्थिति की ओर विश्व जगत का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया और इस पुस्तक में इन्होंने प्रति व्यक्ति वार्षिक आय का अनुमान 20 रुपये बताया था। ठीक है, ये भी पूछा गया है कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो आज़ादी के समय, ठीक है, पर कैपिटा इनकम जो बताई थी भारतीयों की, कितनी बताई थी? 20 रुपये। अगला है 1760 और 1820 के बीच ब्रिटिश औद्योगिक विकास में हुए परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किसने पहली बार अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पद का प्रयोग किया था? तो वो था आपका अर्नोल्ड टॉयनबी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1760 ईस्वी से लेकर 1820 ईस्वी तक कुछ पश्चिमी देशों यानी विशेष रूप से ब्रिटेन में तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्थिति में काफ़ी बड़ा बदलाव आया। इस दौरान नई नई तकनीकों का विकास हुआ जिसे कुल मिलाकर औद्योगिक क्रांति नाम दिया गया और इसका प्रारंभ जो है ब्रिटेन से होकर पूरे विश्व में फैला। और औद्योगिक क्रांति शब्द का उपयोग सबसे पहले अर्नोल्ड टॉयनबी ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड में किया था। अगला है निम्नलिखित में से किसने 1793 में बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? तो किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल में, ठीक है, स्थायी परमानेंट सेटलमेंट की बात कर रहा है, चिर स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया, लेकिन लगान नहीं देने पर भूमि जब्त कर ली जाती थी और यह ब्रिटिश भारत की लगभग 19% भूमि पर लागू थी। अगला है 19वीं शताब्दी में भारत की जो ब्रिटिश सरकार की अफगानिस्तान में रुचि होने का कारण क्या था? तो 19 की बात करेंगे तो वो था आपका बी। इसका मुख्य कारण था यह सुनिश्चित करना कि रूसी साम्राज्य का अफगानिस्तान पर प्रभाव ना रहे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम रसिया पावरफुल था। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान पर रूस का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था और यह प्रभाव काफ़ी हद तक भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। रूस के बढ़ते हुए इस प्रभाव को रोकने के लिए और अफगानिस्तान को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने अफगानों के विरुद्ध 3 बार 1838 से 1842, 1878 से 1880 और 1919 ईस्वी युद्ध किए थे। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा 1824 से 1860 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है पूछा गया है। तो इसमें बी रॉन्ग है, 1814
से 1860 के बीच भारत के निर्यात में 5 वस्तुओं कच्चे रेशम, अफीम, कपास और नील तथा जूट की प्रधानता रही थी। ये रॉन्ग हो जाएगा, बाकी तीनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। यानी 1814 से 1850 के बीच भारत के निर्यात में 4 वस्तुओं कच्चा रेशम हो गया, अफीम हो गया, कपास हो गया और नील की प्रधानता रही थी। और नील एवं कच्चे रेशम को प्रक्रमण तकनीकों की आवश्यकता थी और नील और कच्चे रेशम विदेशी पूंजी द्वारा वित्त पोषित होते थे। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ब्रिटिश भारत में सन 1814 से 1860 1860 के मध्य भारत के निर्यात में मुख्यतः 5 वस्तुएं कच्चे रेशम, अफीम, कपास, नील तथा जूट की प्रधानता थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।